Hello friends. So today we are going to start with our exercise, textbook exercise. So पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, study the entries in the following table and rewrite them putting the connected items in a single row. Okay. So यहाँ पे आपको मैच करना है कि आपका ये जो पहला वाला ये किसके साथ मैच होता है, फिर उसमें ये भी चेक करना है कि थर्ड कॉलम में भी किसके साथ मैच होता है, कौन सा करेक्ट आंसर है, और उसी हिसाब से आपको उसको मैच कर देना है या फिर लिख देना है सिंपली सामने सामने। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो फर्स्ट वाला है, तो यहाँ पे मास जो है उसका है केजी, मास जो है वो केजी में होता है, और यहाँ पे मेजर ऑफ इनर्शिया ये करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आप मास को केजी के साथ मैच कर दो और मेजर ऑफ इनर्शिया कर दो। एंड आफ्टर दैट वेट, तो वेट किसके साथ जाएगा, न्यूटन। हमें पता है कि वेट हमेशा न्यूटन में, हम यूनिट न्यूटन है उसका। और उसके बाद डिपेंड्स ऑन हाइट, यानी कि वेट क्या है वो हाइट पे डिपेंड होता है। ओके। और इसके बाद क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे मेजर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके। लाइक हम स्मॉल जी जब फाइंड आउट करते हैं तो उसके सामने 9.8 मतलब समझो कि कोई वैल्यू जो भी आती है तो उसे हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं, और उसके बाद उसके आगे ज़ीरो एट द सेंटर। ओके। और लास्ट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो जो बचा वही न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और उसका है सेम इन द एंटायर यूनिवर्स, यानी कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये पूरे यूनिवर्स में सिमिलर होता है। ओके। तो अभी हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अभी हम जाएंगे, आपको मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर बताने वाली हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद ये है आपका क्वेश्चन आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? विल द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी सेम एज देयर वैल्यूज ऑन मार्स एंड वाई? ठीक है, तो आपको इसका आंसर लिखना है। तो ये है आपके 6 पॉइंट्स, ये आपके एग्जैक्ट आंसर्स हैं। आपको कैसे लिखना है, ऐसे पॉइंट्स में आपको आंसर लिखना होता है। ओके। सबसे पहले आपको देखना है कि एक्चुअली डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो वहाँ पे डिफरेंस लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि आप जो लिख रहे हो तो उसमें 2 पॉइंट्स पहले मास के लिखो, फिर 2-3 पॉइंट्स वेट के लिखो, और लास्ट में उसका कंक्लूजन 1 पॉइंट में लिख दो। ओके। सो ऐसे यहाँ पे आंसर लिखना है। आप इसको कहीं पर नोटबुक में नोट कर लीजिए, या फिर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, बट इसको पढ़ लीजिए। और लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लर्न नहीं कर पाते हो, जैसे लर्निंग पावर अच्छी नहीं हो इतनी, तो आप इसे समझिए। एक एक लाइन अगर आप अंडरस्टैंड कर लोगे तो फिर लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इसे पूरा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। तो एक एक लाइन एक्चुअली समझ लो। तो यहाँ पे सिंपली है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, तो यानी कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है। तो हमने जो टेक्स्ट बुक में लेसन पढ़ा है उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है। और यहाँ पे लिखा है विल द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी सेम एज देयर वैल्यूज ऑन मार्स, यानी कि जो मार्स पे है वही सेम वेट और मास अर्थ पे भी रहेगा क्या और क्यों। तो यहाँ पे वही, यहाँ पे हमने डिफरेंस लिखा है। ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हम पढ़ते हैं व्हाट आर, पहला है फ्री फॉल, सेकेंड है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, थर्ड है एस्केप वेलोसिटी, और फोर्थ है सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके। सो हमने ये चारों ही पढ़े हैं, आपको पता है हमने लेसन में सब चीज़ें कवर अप की हैं प्रॉपरली। बट यहाँ पे आपको क्या है कि इन्होंने आपको प्रॉपर डिफिनीशन पूछी है, इन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन पूछा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको डिटेल में नहीं लिख सकते। ओके। तो ये जो 4 पॉइंट्स इन्होंने पूछे हैं, इसे आपको एक एक पॉइंट में इनका आंसर देना है, यानी कि एग्जैक्ट डेफिनेशन जो होती है वो लिखनी है आपको यहाँ पे, और बाकी की कोई एक्सप्लेनेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे पहला है फ्री फॉल। इन्होंने फ्री फॉल लिखा है व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन इट इज़ सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली, सच अ फॉल इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। यानी कि हमने जो पढ़ा है कि फ्री फॉल क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फ्लुएंस में है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के हिस्से के थ्रू नीचे आ रहा है तो उसे हम फॉलिंग फ्रीली कहते हैं, और उसी फॉल को हम फ्री फॉल कहते हैं। ऐसे हमने सब चीज़ें पढ़ी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है, एस्केप वेलोसिटी पता है, सेंट्रीपिटल फोर्स पता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, बट आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप ये चीज़ें लर्न करो, बिकॉज जो डेफिनेशन होती है वो बदलती नहीं है, इसलिए डेफिनेशन लर्न करना पड़ता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप डेफिनेशन लर्न कर लो। ओके।
तो अभी ये तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके, हमने सबसे पहला वाला क्वेश्चन कवर किया, फिर सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट कवर किया, सेकंड कवर किया। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, राइट द 3 लॉज गिवन बाय केपलर। हमने ये भी पढ़ा है राइट टेक्स्ट बुक के अंदर कि केपलर के 3 लॉज कौन से हैं, बट वहाँ पे क्या है काफ़ी वास्ट एक्सप्लेनेशन दी हुई है। यहाँ पे आपको देखना है क्या कंडीशन गिवन है और उसी के बेसिस पे आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पे बोला राइट द 3 लॉज गिवन बाय केपलर एंड हाउ डिड दे हेल्प न्यूटन टू अराइव एट द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। अभी आपको याद होगा कि हमने ये तीन लॉज पढ़े थे और इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, अगर आपको याद हो तो, न्यूटन का, कि न्यूटन ने कैसे हेल्प किया इस केपलर लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी में कन्वर्ट होने को। तो वो भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है, आपको वही यहाँ पे लिखना है। तो मैं ये इतना पार्ट आप देख लो, ये एक डायग्राम है, ये भी ड्रॉ करना ज़रूरी है। अगर आप कोई भी आंसर डायग्राम के साथ लिखते हो एक्सप्लेनेशन, तो वो प्लस पॉइंट होता है आपके मार्क्स गेन करने के लिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कि अगर वो आंसर में कोई डायग्राम है तो आप उसे ज़रूर ड्रॉ करके फिर ही एक्सप्लेन करो, बिकॉज ये डायग्राम अगर आपको याद हो तो आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है, जहाँ पे ये तीनों केपलर के तीनों लॉज जो हैं ये इस डायग्राम में कम्प्लीटली एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, तो अभी आगे का आंसर देखते हैं। ये आंसर कंप्लीट नहीं, ये तो सिर्फ 3 लॉज हैं, बट ये जो आगे का क्वेश्चन है ये भी हमें करना है राइट। तो ये वाला क्वेश्चन हम आगे का जो ये क्वेश्चन है ये कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। आप इसको पहले लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सो ये है उसका कंटिन्यूएशन। यहाँ पे देखिए, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है न्यूटन स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि जो केपलर का लॉ यूज़ करके न्यूटन ने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो है न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका कंप्लीट आंसर है, यानी कि जो आगे उन्होंने कंडीशन दी हुई है उसका आंसर ये है। यहाँ पे हमने ये ऑलरेडी डिराइव किया हो, अगर आप वीडियो में जाके देखोगे पीछे लेसन में तो हमने ये फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला वही डेरिवेशन आपको यहाँ पे लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, सो इसके बाद ये इतना इसका कंप्लीट आंसर है यहाँ तक, ग्रेविटेशन तक। ओके, सो अगर आपको इसका सोल्यूशन यानी कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वीडियो में पीछे जाके आप इसका सोल्यूशन देख सकते हो। मैंने 5 पार्ट्स में आई थिंक मैंने पूरा लेसन कवर किया है। ओके, सो यहाँ पे अभी आप इतना देख लो फ़िलहाल के लिए, और अभी हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा चौथा क्वेश्चन राइट। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, a stone thrown vertically upward with initial velocity u reaches a height h before coming down. Show that the time taken to go up in the same as the time taken to come down. ओके, ये है आपका क्वेश्चन। तो इसमें इन्होंने क्या पूछा है कि अगर आप स्टोन ऊपर की तरफ फेंकते हो तो उसका इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u जो है वो h हाइट पे पहुंचेगा बिफोर कमिंग डाउन, यानी कि पहले वो वहाँ पे जाएगा जितना ऊपर उसे जाना है। तो वो टाइम उन्होंने पूछा है कि कितना टाइम उसे लगता है ऊपर वो हाइट पर पहुँचने के लिए। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, हमने ये वाला हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है अपने लेसन में। तो आपको सिंपली वो आंसर लिख देना है। अगर आप वहाँ पे आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पीछे जाके वो वीडियो देखिए, जहाँ पे हमने ये v² = u² + 2as यानी कि केपलर्स लॉ यूज़ करके हमने फार्मूलाज निकाले हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे ये इतना हो गया। यहाँ पे इन्होंने कंसिडर किया है इनिशियल वेलोसिटी u, मैक्सिमम हाइट h, फिर टाइम टेकन को उन्होंने t1 कंसिडर किया है, फिर उन्होंने न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन यानी कि v² = u² + 2as लिया है, कंसिडर किया है। देन उसके बाद कंटिन्यूएशन में ये आता है यहाँ पे, तो ये आंसर है आपका कंटिन्यूएशन का। यहाँ पे आप ये मतलब आपका जो क्वेश्चन गिवन है उसके थ्रू हमें क्या करना है, t1 की वैल्यू ये भी हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो हमने सब चीज़ें ऑलरेडी लेसन में कवर कर रखी हैं, तो आपको वही चीज़ें यहाँ पे सिंपली लिख देनी है। यहाँ पे कुछ चेंजेस भी नहीं करना, एज इट इज़ हम लोगों ने कवर अप किया है टेक्स्ट बुक में। ओके, सो हमने फाइनली ये प्रूव कर दिया कि t1 = t2 होता है। हियर द टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, सो हमें सिंपली यही इतना करना है। यहाँ पे आपको ये पार्ट नहीं दिख रहा होगा,
A इज इक्वल्स टू G है ये, ठीक है। और इतना आंसर है, अगर आप ऐसे प्रॉपरली आंसर लिखोगे तो आपके मार्क्स भी कट नहीं होंगे और आपका पेपर भी काफ़ी फ्रेश होगा, मतलब ख़राब नहीं दिखेगा पेपर। ओके, देन आफ्टर दैट अभी यह हो गया कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर 4th, राइट। अभी हम फाइनली क्वेश्चन नंबर 5th कवर अप करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5th, जहाँ पे ई के फॉर्म में गिवन है। सो यहाँ पे क्या है, इफ़ द वैल्यू ऑफ जी सडनली बिकम्स ट्वाइस इट्स वैल्यू, यानी कि अगर वैल्यू ऑफ जी अचानक से 2G हो जाए तो इट विल बिकम 2 times more difficult टू पुल अ हैवी ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द फ्लोर। वाई, यानी कि अगर जी की वैल्यू अचानक से 2G हो जाए तो फिर वेट जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो हैवी क्यों हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे वाई यानी कि क्यों पूछा है, तो यहाँ पे बोला है द इनिशियल वेट ऑफ द बॉडी इज W इज इक्वल्स टू mg, यानी कि ये फॉर्मूला तो हमें पता है। एज द वैल्यू ऑफ जी डबल्स, यानी कि अगर G1 की वैल्यू 2G हो जाती है, द न्यू वेट विल बी W1 इज इक्वल्स टू mg1, m इज इक्वल्स m इंटू जी की जगह वो 2G हो जाएगा तो 2mg हो जाएगा, यानी कि 2 वेट, यानी कि वो वेट डबल हो जाएगा। हेंस इट विल बिकम ट्वाइस मोर डिफिकल्ट टू पुल द बॉडी। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो यहाँ पे 2 वेट लास्ट में 2W हो जाता है, यानी कि वेट का डबल, तो इसीलिए वो ऑब्जेक्ट जो है वो हेवी हो जाता है, ठीक है। सो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3। अभी ये था हमारा कि हमने 5 क्वेश्चन नंबर 2 के सब क्वेश्चन सॉल्व किए। फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया, सेकंड के 5 सब क्वेश्चन किए। अभी हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि इन्होंने पूछा है कि वैल्यू ऑफ जी 0 क्यों होती है सेंटर ऑफ द अर्थ पे। तो ये हैं आपके 5 पॉइंट, जहाँ पे पहले में लिखा है कि रेडियस ऑफ द अर्थ डिक्रीज एज वी गो इनसाइड द अर्थ। सेकंड में बोला है कि अगर कोई भी पार्ट अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ कंट्रीब्यूट करता है तो वो ऑब्जेक्ट भी डिक्रीज हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। देन दिस मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ m टू बी यूज्ड इन द इक्वेशन, यानी कि मास ऑफ द अर्थ जो है वो भी यूज़ होगा इक्वेशन में, g इज इक्वल्स टू gm/r², ये भी डिक्रीज होगा, मास भी डिक्रीज हो जाएगा। सो एज अ कंबाइंड रिजल्ट ऑफ चेंज इन r एंड m, वैल्यू ऑफ g डिक्रीज एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ, यानी कि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे r और m की वैल्यू भी कम होती जाएगी और इसी हिसाब से g की वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएगी। सो हेंस द वैल्यू ऑफ g becomes 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एज द वैल्यू ऑफ r एंड m becomes 0, यानी कि अगर वैल्यू ऑफ r और m 0 हो जाएगा तो g की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, राइट। सो यही इसका रीज़न है, इन्होंने इसका रीज़न मांगा था। ओके, देन आफ्टर दैट अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 4। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, दैट लेट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ स्टार बी t, प्रूव दैट इफ इट वॉज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r फ्रॉम द स्टार इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन विल बी √8t। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले केप्लर्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट, ठीक है, आगे का पार्ट देखते हैं। सो यहाँ पे कंटिन्यूशन में केप्लर्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट, और आगे है द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन स्टार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन और स्टार मैथमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, हमने ये पढ़ा है। सो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के आर क्यूब हो जाएगा। देन व्हेन आर इज इक्वल्स टू आर, देन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के आर क्यूब, इक्वेशन नंबर 1 से। ओके, देन आफ्टर दैट व्हेन r इज इक्वल्स टू 2r, न्यू पीरियड t1 विल बी t1 इज इक्वल्स टू k ब्रैकेट में 2r क्यूब। अभी ये आपको कैसे समझ में आएगा, आप अगर अपने टेक्स्ट बुक में जाओगे तो वहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 है उस इक्वेशन नंबर की 1 की ये लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर t1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8kr क्यूब, राइट। 8 कैसे, 2 2 4 2 8, और यहाँ पे t1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8t स्क्वायर, t क्यों, क्योंकि t इज इक्वल्स टू kr क्यूब होता है यहाँ पे। ओके, देन उसके बाद क्या है, t1 इज इक्वल्स टू √8t, क्योंकि 8t स्क्वायर है। ओके, सो अगर इसको √8t कर दोगे तो वो 8t स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर यहाँ का भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ का भी कैंसिल हो जाएगा, तो t1 इज इक्वल्स टू √8t हो जाएगा। ओके, हेंस द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन विल बी √8t। ओके, सो ये था आपका फाइनली
लास्ट क्वेश्चन जो कि था क्वेश्चन नंबर 4। अभी बारी है न्यूमेरिकल्स की, तो हम अगले वीडियो में न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। ओके, सो फिलहाल आपकी ये एक्सरसाइज सॉल्व हो गई। यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस कवर अप किए हैं। आप इन्हें प्रैक्टिस करो, लर्न करो, सॉल्व करो, जैसे भी आपको करना है बट करो। ओके, सभी अगर वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर बहुत चैनल के से कोई बहुत ज़्यादा अगर हेल्प मिल रही है आपको, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम कोई वीडियो नया डालें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।